नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। मेंस का अभी टाइम चल रहा है। ऐसे में होता क्या है कि आपकी तैयारी चाहे कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन एक मन में डर रहता है कि क्या होगा, होगा या नहीं होगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो हमें डराते हैं, जो हमें सेल्फ डाउट में ले जाते हैं। लेकिन कोई भी परीक्षा मेरे भाई आपसे सिर्फ आपके सिलेबस के चीज़ों की जानकारी का डिमांड नहीं करता कि आपको मैथ्स कितना आता है या फिर आपको रीजनिंग कितना आता है, आपको इंग्लिश कितना आता है। परीक्षा आपसे ये भी डिमांड करता है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने डर को कैसे कंट्रोल कर रहे हो सकता है कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में ये ना लिखा हो, ये ना चीज़ें ना मेंशन हो, लेकिन हम तैयारी के दौरान ये भी चीज़ सीखते हैं कहीं ना कहीं कि हम अपने डर पे कैसे काबू पाएं या फिर जो हमारा सेल्फ डाउट है उसको कैसे हम ठीक करके फिर से मोटिवेटेड फील करें। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अगर नहीं होता है तो आप मेडिटेशन कीजिए, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादातर इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जो कल जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल लेंगे आपको जो स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे 90 में 90 मार्क्स लाएं सिर्फ 20 मिनट में 25 मिनट में, तो वो फालतू का है। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से बच के रहिए और कंटेंट पे किसी भी टीचर या फिर अपने किसी भी ट्यूटर को कंटेंट के दम पे उनको अप्रोच कीजिए। जिसका कंटेंट अच्छा है, अब आप मेंस देने जा रहे हैं तो आपको तो इतना पता ही होगा कि कंटेंट में किसके कंटेंट में कितना दम है। तो उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जिनके कंटेंट में वाकई में दम है। बस इतना ही बोलना था मुझे। आज हम चलते हैं आज के इस मॉक जो कि टेक्स्ट बुक पर अभी लाइव था, इसके क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का द बेस्ट अप्रोच हम सीखेंगे। ठीक है ना? चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 दिया है। और जो थीटा है मेरे भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में है और हमसे पूछ रहा है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। ठीक है ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, बच्चों वाला इसमें दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो, हम जानते हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना? और जब हम इसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो सब जगह प्लस दिख रहा है, यानी कि जो भी इसका वैल्यू निकल करके आएगा वो प्लस में आएगा। अब ये माइनस कहाँ से आएगा भैया? ये कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा। ऑप्शन बचा सिर्फ बी और यही आंसर भी होगा। यही आंसर भी होगा, ये पूरे लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में तीर मार रहा हूँ मेरे भाई। 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और जब पॉजिटिव होंगे और सब जगह पॉजिटिव का साइन भी है तो निगेटिव का साइन आएगा कहाँ से? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, इसको सॉल्व करके बराबर में जीरो लाना है। इसका मतलब कि अगर ये +2 है मेरे भाई तो इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो इतना -2 आना चाहिए, तभी तो -2 और +2 जीरो होगा। ठीक है? तो -2 कैसे आएगा? अगर आप यहाँ पे 0 और 90 तो रखेंगे नहीं, 0 और 90 रखेंगे तो -2 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे हमको 2 लाना है, यानी कि इंटीजर वाला वैल्यू लेना है। तो 30 और 45 अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना? 30 45 और 60 रखेंगे तो √2 और रूट वाला फॉर्म बनेगा। तो रूट वाला फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप थीटा बराबर मेरे भाई सीधे 30 डिग्री रख करके इसको चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पे ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी चीजें, और होगी भी, तो इसमें आप मान रखिए और इसको सॉल्व कीजिए बेसिक से। हनी और जूनू मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हनी ने 12 दिनों तक कार्य किया, जूनू ने शेष कार्य को अकेले 36 दिनों में पूरा किया। तो हमसे पूछ रहा है कि जूनू अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 20 दिनों में मेरे भाई काम कर लेते हैं। हनी 12 दिन तो कार्य किया, यानी कि हनी के 8 दिन का मेरे भाई काम बच गया। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है कि जुन्नू को 20 दिनों में काम खत्म करना था, लेकिन जा रहा है इस 36 दिनों में, यानी कि 16 दिन जुन्नू एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो ये जुन्नू के 16 दिन के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से हनी और जुन्नू का मेरे भाई रेशियो देखें इफिशियंसी का, तो कितना होगा? 2/1। हमसे पूछ रहा है कि अकेले पूरा कार्य को कितने दिनों में करेगा जुन्नू, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 2, हनी का इफिशियंसी, और ये 20 दिनों में, सॉरी 2 और 1 3 होगा ना, इनकी टोटल इफिशियंसी 3 होगी। और इसमें अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा, तो ये टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। और ये काम कराना किससे? जूनू से, यानी कि 1 की इफिशियंसी से, यानी कि 20 × 60 हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर a है,
और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा 4ab होगा, यानी कि 4 टेन थीटा साइन थीटा। अरे मेरे भाई x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर घटाइएगा तो क्या आता है 4xy आता है, और यहीं अगर आप इनको जोड़ दीजिएगा तो 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 4xy का टर्म बनना चाहिए, 4x की जगह टेन थीटा वाई की जगह साइन थीटा, ऑप्शन सी। बिलियन ए और बी में अम्ल और पानी को क्रमशः 3, 5 और 9, 7 के अनुपात में है। बिलियन ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है, तो परिणामी बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात हमसे पूछ रहा है। 2 और 3 में हम कब मिला सकते हैं, जब उनका जो मात्रा है वो बराबर हो। अब देखो यहाँ पे 3, 5, 8 है और 9, 7, 16 है, तो क्यों ना हम इसको भी 16 बना लें। 16 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 और 10 करना पड़ेगा, और ये 9:7 है। अब इनको हम मिला सकते हैं, किस रेशियो में मिलाना है मेरे भाई 2 और 3 में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इनको मिलाओगे तो देखो 6 दूनी 12 और 29 27, 12 और 27 39, रेशियो 10 दूनी 20 और 17 का 21, 39 रेशियो 41 आपका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 1716 रुपए में बेचा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। 12% का अगर मेरे भाई एमपी पे छूट देगा, यानी कि 88% पे बेचेगा, और इसी 88% का वैल्यू कितना है 1716। तो अगर हम एमपी निकालना चाहें तो ये 100% से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है कि अगर उसी मूल्य पर यानी कि एमपी पर ही बेचता तो उसको 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, यानी कि टोटल वैल्यू है 5 का, तो हमें 4 का वैल्यू निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा। देखो अगर हम इसको 11 से काटें तो 11 1 11, ठीक ना, 6 1 11 5 55, 11 6 66, 11 8 88, 8 5 40, 40 से इसको काटेगा 2.5 बार में, 40 और 2.5 का मल्टीपल होता है 100, तो 2.5 चौके कितना होता है 10, और 10 में अगर हम 156 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 में 1560 आएगा, ऑप्शन डी 1560 हमारा आंसर हो जाएगा 156। एक विक्रेता एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, 24% के मेरे भाई लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान उस बेच रहा है 124 में, लेकिन बोल रहा है कि यदि इससे 12% कम में खरीदा होता, अगर हम 12% इसको कम में खरीदे यानी कि 88 में खरीदे, और बोल रहा है कि 69 कम में बेचता तो 20% का लाभ होता। 88 का 20% कितना होगा 10%, 8.8 का डबल 17.6, यानी कि 17.6 में मेरे भाई बेचेंगे इसको, ठीक है ना, 17.6 में तो 105.6 होगा। अगर हम इनका अंतर लें, अगर हम इनका अंतर लें तो ये कितना होगा 6 18.4 होगा, ठीक है ना, 18.4, और इसी 18.4 का वैल्यू कितना है 69, इसी 18.4 का मेरे भाई वैल्यू है 69। तो हमसे पूछ रहा है कि इस यानी कि सीपी 100% का मान कितना होगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्या है 69 क्या है 6 और 9 15, ठीक है ना, 15 3 का मल्टीपल है, और इसमें जो 3 आ रहा है नीचे कहीं 3 नहीं बन रहा है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो सिर्फ 3 का मल्टीपल हो। 900 इसमें 2 3 आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही 3 बन रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, बचा सिर्फ ऑप्शन बी 7 3 10 5 15, 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना कि 9 का, क्योंकि इसमें एक 3 आ रहा है। एक निश्चित धनराशि वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष 4 महीने में 4900 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर वार्षिक 8% की साधारण ब्याज दर पर 3:3/4 वार्षिक वर्षों में कितना मिश्रधन होगा, हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ये भी मिश्रधन का ही वैल्यू दिया है। 3 वर्ष 4 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 3:1/3, यानी कि 10/3, तो 10/3 सालों में 7.5% कितना ब्याज देगा टोटल, ये 2.5 बार में जाएगा, 2.5 यानी कि होगा ये कितना 25%, यानी कि 25% का मेरे भाई ब्याज देगा, यानी कि ये जो वैल्यू है 4900 ये 125 का वैल्यू है, ठीक है ना, 4900 ये 4900 125 का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है कि 8% की साधारण ब्याज दर पर 3:3/4 वर्षों में, यानी कि चरते हैं 12 3 15/4 गुने अगर हम 8% पे निकालें तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 15 दूनी 30, यानी कि
130% का हमसे मान पूछ रहा है। 130% का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 49 क्या है मेरे भाई? ये 7 का एक मल्टीपल है, ठीक है ना। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। 50 48 नहीं, 50 कटेगा 7 से और नहीं 48 कटेगा, ठीक है ना। 504 तो कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। अब देखो 51 14 147 तो कट जाएगा 7 से, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। 49 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 6√2 सेमी भुजा का एक वर्ग, मैं 6 को 6 बोलता हूं क्योंकि मैं हूं बिहार से। 6√2 से 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है, ठीक है ना। मान लो ये वृत्त है मेरे भाई, और इसके अंदर बोल रहा है कि एक वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, जिसका जो साइड है ना ये 6√2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्ग को छोड़ करके वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। जब भी आप, ठीक है, जब भी आप एक सर्कल में मेरे भाई स्क्वायर बनाते हैं तो जब जो इनका डायगोनल होता है ना, जो इसका डायगोनल होगा वही वृत्त का क्या होता है? डायमीटर होगा। अगर ये 6√2 है, अगर ये 6√2 है तो जो डायगोनल होगा इसका √2 गुना होगा, यानी कि 12, यानी कि ये 6 और ये 6, यानी कि यहां से रेडियस निकल करके आया मेरे भाई कितना? रेडियस निकल करके आया 6। देखो क्यों डायगोनल होता है? अगर मान लो कि हम जानते हैं कि ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का, और किसी भी सर्कल में जो व्यास होता है उस सर्कल का वो पेरीमीटर पे उसका क्या बनता है? 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये व्यास है, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। यानी कि किसी भी सर्कल में अगर आप ऐसे स्क्वायर बनाते हैं तो जो इसका डायगोनल होगा स्क्वायर का वही इसका क्या होगा? इसका व्यास होगा, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम वृत्त का एरिया निकालें मेरे भाई तो वृत्त का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। हम 3.14 लेंगे, 3.14 3.14 और आर स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस इसका 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 72। अगर हम यहाँ से 36 मेरे भाई कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? 3.14 माइनस 2, यानी कि 36 गुने 1.14। थोड़ा सा अब यहाँ पे दिमाग लगाना। अगर आप देखो 0.15 किसके बराबर में होता है? 15% किसके बराबर में होता है? 1/6 के आसपास होता है। 1/6 यानी कि ये जो है ना 36 प्लस ये 1/6 से थोड़ा सा कम है क्योंकि 0.14 है, यानी कि 6 से थोड़ा कम, यानी कि 36 6 42 से थोड़ा सा कम जो हमारा होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा है। 15% का मतलब मेरे भाई 1/6 के आसपास होता है, ठीक है। तो 0.14 क्या है? 14/100 है ना, तो 15/100 1/6 होता है, तो 14/100 जो होगा 6 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 36 6 42 अगर हो रहा है तो 42 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी। वैसे भी अप्रोक्स में निकालना था। यदि 9 अंकों की सम संख्या मेरे भाई 9m23659 n48 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n की न्यूनतम मान के लिए m स्क्वायर गुने n स्क्वायर का मान कितना होगा, जहां m और n प्राकृत संख्या है। m स्क्वायर n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? m n का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी इनका प्रोडक्ट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना ये है और ना ही ये है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर चूकता तो हम अपना आंसर सही टिक करके आगे निकल जाते, लेकिन दो वो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर रख दिया है। अब देखो n की न्यूनतम मान के लिए हमसे पूछ रहा है, तो n अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो 18 के 24 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब 88 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि ये संख्या किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए? 11 से और 8 से। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए मेरे भाई n की जगह पे 2 लेना पड़ेगा। n की जगह पे अगर हम 2 लेंगे तो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब हम 11 चेक करेंगे, यानी कि अल्टरनेट का सम 8 2 10 10 6 16 16 2 18 18 9 27 27 बराबर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। 27 बराबर होगा, हम इनको जोड़ रहे हैं अब एम वाले को, 3 3 5 8 8 4 12, यानी कि m प्लस 12। हम जानते हैं कि इनका डिफरेंस भी अगर 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है ना, अगर हम इनका डिफरेंस भी मेरे भाई 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। तो अगर हम मान लो m की जगह पे क्या ले लें, m की जगह पे अगर हम 4 लेते हैं तो 12 4 16 और 27 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 11, यानी कि m 4 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 4 और n आया है 2, 4 दूनी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 5x दूरी, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से x दूरी और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो ये सब आपको इंटीजर वैल्यू दिख रहा है और जो ऑप्शन सेट किया गया है ये भी इंटीजर है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो दूरी है वो भी इंटीजर हो। तो देखो यहाँ पे 5x चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है x यानी कि 6x और यहाँ पे चल रहा है मेरे भाई 4x यानी कि टोटल 10x की दूरी तय कर रहा है। ठीक है ना, 10x हमें इंटीजर लाना है। तो हम पहले ये उठा करके देखते हैं ऑप्शन सी कि मान लो कि 10 किलोमीटर वो चल रहा है। मान लो कि 10 किलोमीटर वो चल रहा है तो x को हम कितना मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तभी तो ये 10 आएगा ना। हम 10 उठा करके देख रहे हैं। तो 5x दूरी यानी कि x को अगर हम 1 रखेंगे तो 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में तय करेगा यानी कि 60 मिनट में। ठीक है ना, प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की गति से x दूरी चलता है यानी कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो 1/5 यानी कि 12 मिनट, 12 मिनट यहाँ पे ले लिया। प्लस में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 4x दूरी, तो 4 यूनिट की दूरी अगर 6 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो 2/3 आएगा और 2/3 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 मिनट। अगर हम यहाँ पे 40 मिनट रख के मेरे भाई जोड़ दें तो ये टोटल आ रहा है कितना, 112 और यहाँ पे भी दिया है 112 यानी कि ये 10 उठाने पे हमारा सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ठीक है ना, डायरेक्ट 10 उठा लेना है। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर 10x आ रहा है। तो हो सकता है कि इंटीजर अगर वैल्यू है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि x को 1 लिया हो या फिर दूरी टोटल 10 हो। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको, ठीक है ना, चल छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप मेरे भाई 600 मीटर है। तो अगर हम इसको x मान लें, 3x और 2x, तो इसका परिमाप कितना होगा, 3 2 5x, 5x गुने 2, 10x बराबर 600 है, 10x बराबर 600 है। तो x कितना आएगा मेरे भाई, x आएगा 60 यानी कि इसका जो भुजा है वो कितना कितना आया, 180 और 120। हमसे बोल रहा है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है। यानी कि अगर मान लो कि ए स्क्वायर जो वर्गाकार का स्क्वायर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, इसका 6 गुना यानी कि 180 गुने 120 का 6 गुना है। तो अगर हम यहाँ से ए निकालें मेरे भाई, यहाँ से अगर हम ए निकालें तो कितना होगा, देखो 10 इसमें और 10 इसमें, अगर हम ए निकालेंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे ना, तो ए कितना होगा, 10 इसमें और 10 इसमें, एक 10 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे बचा है 12, 12 छिक्का 72 और इसमें का 2, 144 का निकलेगा 12 और इसमें का क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, तो 9 का निकलेगा 3 यानी कि 12 तिया 36 दहिया 360 आ गया ए। हमसे पूछ रहा है कि वर्गाकार मैदान का परिमाप यानी कि 360 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1440 आंसर आएगा। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए। क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई और आधार का प्रोडक्ट। तो अगर क्षेत्रफल में मेरे भाई 60% की वृद्धि हो रही है यानी कि क्षेत्रफल अगर 5 है तो 8 हो जा रहा है, अगर हम इसमें अगर हम आधार वाले रेशियो से भाग दे दे तो ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो आधार कितना हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है यानी कि पहले 5 था तो अब 7 हो जा रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इसको काटेगा एक बार में, 7 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा यानी कि 7 से 8 यानी कि 1/7 बढ़ रहा है। 1/7 कितना होता है, 14.28 यहाँ इसके अप्रोक्स में, ऑप्शन सी। एक कांच के जार में 6 काले, 8 नीले, 4 सफेद और 3 लाल कंचे हैं। यदि जार से यादृच्छिक रूप से एक कांचा चुना जाता है तो उसके नीले या लाल होने की प्रायिकता क्या है, नीला या लाल, नीला या लाल। 8 यहाँ पे है और लाल यहाँ पे 3 है, 8 3 11, 11 बटे में टोटल कितने हैं, 8 से 14, 4 18 और 3 21, 11 बटे में 21 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इसी चैनल पर क्लास डाला है, वो जाकर के आप लोग देखिए, वहां से ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नहीं छूटेगा। सिर्फ 2 घंटे का क्लास है, उसको आप 2x पे करके देख लो। इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है ना। मान लो अगर हम इसको सॉल्व किए तो 5/8 को अगर हम 10/8 लिखें तो 10/8 में से अगर हम 3/8 घटा दिए तो ये कितना आया, 7/8। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे भाई, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 9 चौके 36 दूनी 38, 38/19, 38/19 आएगा भागा का
38/19 करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/4 गुने 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 आ रहा है तो पलट जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है कितना, 7/8। ठीक है ना। अब देखो ये कितना है, 1/8 और ये है 7/8, यानी कि 8/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है कि एक कंपनी में 10 पुरुष और 8 महिलाएं थी। 3 कर्मचारी बेतरतीब रूप से चुने गए थे। 2 पुरुष और 1 महिला तथा 1 पुरुष और 2 महिला को चुनने की प्रायिकता के बीच अंतर। अगर मान लो 2 पुरुष और 1 महिला हम चुनेंगे तो 2 पुरुष 10C2 तरीका से निकाल सकते हैं और 1 महिला मेरे भाई 8C1 से। टोटल हम निकाल रहे हैं 18 में से 3, यानी कि 18C3। अगर हम इसको देखें तो 10 गुने 9 90/2 45, 45 गुने ये 8 बटे में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 6। 6 इस 18 को काटेगा कितने बार में, 3 बार में। और 18 की अगर हम बात लिखें तो ये 17 गुने 16। जब हम भाई इसको सॉल्व कर दें तो इसका मान कितना आएगा, 3 इसको काटेगा 15 बार में, ठीक है ना। और अगर हम सॉल्व करें तो 8 इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि ये आ रहा है 15/34। ये कितना आ रहा है, 15/34। अगर हम इसको सॉल्व करें यानी कि 1 पुरुष और 2 महिला, तो 1 पुरुष को 10C1 यानी कि 10 तरीके से, और 2 महिला को हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 महिला को निकाल सकते हैं 8C2 तरीका से, 8C2 यानी कि 8 7 56/2 28 तरीका से। बटे में 18C3 जब हम करेंगे तो यही मान आएगा, यानी कि 3 गुने 17 गुने 16। इसको अब सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना मान आएगा, 4 से काटे तो 4 7 28, 4 चौके 16, और कुछ कटेगा, ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 35 बटे में 17 तिया 51 दूनी 102, 35 बटे में ये 102 आया। क्या हम इसको 45 बटे में 102 लिख सकते हैं, दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 102। तो 45 बटे में 102 और 35 बटे में 102 का अंतर कितना होगा, 10 बटे में 102। ऑप्शन ए। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है। यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 11 का एक मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। अभी ओलिव के मुख में भी सेम क्वेश्चन था। अगर मान लो ऐसे नहीं करते हो तो जब इसका परिमाप निकालोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 15 7 22 दूनी 44। तो रेडियस अगर 7 रहता है ना, रेडियस अगर 7 रहता है तो परिमाप 44 आता है, और जो एरिया होता है मेरे भाई ये 154 आता है। सेम क्वेश्चन ओलिव में था, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सीधे आपको 11 का मल्टीपल देखना है। 176 रुपए को 1 4 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तब सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का जब अंतर निकालिएगा तो 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन आंसर होगा वो 5 का एक मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि 5 का सामान मेरे भाई ये 4 में बेच रहा है, और आगे बोल रहा है कि लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके 25% कम वजन करता है, यानी कि वो दिखा रहा है कि हम आपको दे रहे हैं 4, लेकिन एक्चुअल में वो दे रहा है आपको 3 ही दे रहा है, यानी टोटल 15 का सामान मेरे भाई ये 16 में दे रहा है। यानी कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, कितने पे, 15 पे। और 1/15 जो फ्रैक्शन होता है ना, उसका मान कितना होता है, 6.67% प्रॉफिट होगा। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है, तो इसका हमसे मान पूछ रहा है। इस कॉस को अगर हम इधर ला देंगे तो टेन थीटा का मान √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो। थीटा क्या हो, 60 डिग्री हो। थीटा अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री रखें तो 3 गुने √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4 प्लस में कॉस थीटा यानी कि 1/2, 1/2 बटे में 2 कॉस थीटा, 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि ये वाला वैल्यू 1/2 होगा तो इसको काट देगा, यानी कि 1 और 5 6। अगर हम इसको मेरे भाई सॉल्व करें तो तितरी के 9/4 और इसको हम 2/4 लिख सकते हैं, यानी कि 11/4 गुने 6। इसको सॉल्व करना है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 11/24। ऑप्शन सी। 45 मीटर ऊंचे एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है। 45 मीटर मेरे भाई ये पेड़ है और छाया 15√3 मीटर है, यानी कि ये इसके √3 गुना है।
तो हमसे क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो √3 गुना है तो ये 60 डिग्री होगा, तभी तो ये √3 टाइम होता है। ABCD 30 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे वर्ग में ABCD की भुजाओं पर उसके शीर्ष के साथ अंतर्निहित किया जा सकता है। ऐसे केस में जो भी सबसे न्यूनतम होता है ना, वो इसके एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो 30 का स्क्वायर 900, 900 का हाफ 450 उसका एरिया होगा न्यूनतम आकार वाले वर्ग का। न्यूनतम आकार वाले वर्ग यानी कि ये अगर स्क्वायर है तो इसके मिड पॉइंट से मिला दीजिएगा तो ये न्यूनतम आकार वाला वर्ग बनेगा। यदि k का 200% माइनस 50 का k प्लस 2% बराबर k है तो k का मान क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 200% क्या है, 200% 2 ही तो है, क्योंकि प्रतिशत 1/100 है, 100 काटेगा इसको 2 बार में, यानी कि 2k माइनस 50 का k प्लस 2%। ये प्रतिशत 1/100 करेंगे तो यानी कि 1/2, 1/2 इस टू k प्लस 2 बराबर k है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो k है इधर आकर के k बनेगा, ये कितना होगा k/2 प्लस इधर मल्टीप्लाई होके 1, इधर आकर के घटेगा तो k/2 का मान मेरे भाई 1 होगा, तो k का मान कितना होगा, ये 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। दो वस्तु A और B का क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार वस्तु A पर 10% और वस्तु B पर 20% का लाभ प्राप्त करता है और विक्रय मूल्य में अंतर 560 रुपए है, तो A और B के क्रय मूल्य का योगफल। ठीक है ना। देखो अगर हम 5:4 में इनका CP है तो बोल रहा है कि इस पे ये 10%, यानी कि कितना होगा 10% इसका 0.5 यानी कि 5.5, और इस पे ये बोल रहा है कि 20% यानी कि 10% 0.4, 20% 0.8 यानी कि 4.8%। इनका अंतर कितना होगा 48, 7, 55 होता है, यानी कि 0.7 का वैल्यू मेरे भाई 560 है, यानी कितना गुना, ये है 7/8 है 56, 80 गुना 800 गुना। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रयमूल का योगफल, क्रयमूल कितना है 5, 4, 9, 9 का जब 800 गुना आप कीजिएगा तो कितना आएगा 7200। ऑप्शन सी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये 7200 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 552, 759 और 828 का महत्तम समापवर्तक x है, तो x का मान निम्न में से कौन सा होगा। महत्तम अगर निकालने के लिए हम इनका अगर अंतर ले लें, ठीक है ना, तो इनका अंतर कितना होगा 41 और 28 69, अब 69 ही इनका एलसीएम होगा। ठीक है ना, इसका कोई फैक्टर नहीं एलसीएम होगा। मान लो कि इसका फैक्टर हम कर रहे हैं तो 3 एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 3 किसी के बीच में आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि 69 ही इनका क्या है एलसीएम, मैं बोल रहा हूँ सॉरी एचसीएफ, 69 ही इनका एचसीएफ है, और 69 किसके बीच में आएगा 65 और 70 के बीच में, ऑप्शन ए। व्यक्ति ए एक कार्य के 5वें हिस्से को 3 दिनों में करता है। 1/5 कार्य अगर 3 दिन में करेगा ए, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 1/5 गुने 3, अरे मेरे भाई 1/5 काम अगर 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, जब बी की दक्षता मेरे भाई ए की आधी है, इसका मतलब कि बी इससे डबल टाइम ले रहा है काम करने में, यानी कि 30 दिन ले रहा है, तो एक साथ करते हुए आधे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर एक साथ काम करें तो कितना होगा 15 गुने 30 बटे में 15 प्लस 30 यानी कि 45, लेकिन हमें आधा काम ही कराना है तो 1/2, 15 तिया 45, 3 दूनी 6 5 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक समबाहु त्रिभुज बोर्ड की भुजा 12 मीटर है, 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बोर्ड पर बाड़ा लगाने का खर्च, बाड़ा हम बाहरी सीमाओं पे लगाते हैं यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर कितना होगा 36, 36 का अगर हम 4.5 टाइम कर दे मेरे भाई, ठीक है ना, तो 36 चौका होता है 144, और 0.5 में गुना कर रहे हैं यानी कि 1/2 में यानी कि 18, तो 144 और 18 कितना होगा 162। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें AB और CD के समानांतर है, ABCD के समानांतर है, ठीक है ना, ये A B C और D। ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to CD, diagonals AC and BD intersect at P। हालांकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे लैंग्वेज में मिस्टेक हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। देखो AC और BD मेरे भाई P पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और BD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमसे बोल रहा है कि यदि AP बराबर K+1 है, AP ये जो है ये K+1 है, आगे क्या बोल रहे हैं BP K+3 है, BP ये है K+3, CP K-2 है, ये K-2 है,
और dp k-1 है, k-1 है। तो हमसे पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हालांकि मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसे बना लो, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज मिस्टेक है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अगर हम देखें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इनका और इनका रेशियो यानी कि k-1 बटे में k+3 का जो मेरे भाई रेशियो होता है वो k-2 बटे में k+1 के रेशियो के बराबर में होता है। क्यों? क्योंकि ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, इसीलिए। अब देखो इसका मान क्या हो सकता है। इसका मान निकालने के लिए हम ऑप्शन में से वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे। मान लो हम k 6 उठाएं तो 6 - 1 5, और यहाँ पे अगर हम 6 रखें तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर मान लो 6 यहाँ पे रखे तो 5 बटे में 9 आ रहा है, और यहाँ पे 4 बटे में 7 आ रहा है, तो 6 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लो 5 उठाए मेरे भाई, तो 5 में से गया 4 और 5 3 8 यानी कि 1 बटे 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ 5 रखें तो 5 - 2 3 और 5 + 1 6 यानी कि ये भी 1 बटे में 2 आ रहा है, यानी कि दोनों सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो k का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन हमसे पूछ रहा है कि आयतन कितना होगा। मेरे भाई किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का आयतन कितना होता है, बेस का एरिया गुने हाइट, यानी कि 40 × 7 कितना होगा, 280। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 50.5। 46 संख्याओं का मेरे भाई औसत है 50.5। आगे बोल रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है। आगे और देखें तो 18 संख्याओं का औसत 56 है, 18 संख्याओं का औसत 56 है। और बोल रहा है क्या कि 28वीं संख्या 67 है। 28 जो नंबर है ना मेरे भाई, ये कितना है, 67 है। ठीक है, तो हमसे 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, हमसे पूछ रहा है। अगर मान लो हम 26वीं और 27वीं संख्या के डेविएशन को देखें तो ये कितना लेकर के, ये जो है ना ये 5.5 कितने पे मेरे भाई, 25 पे। यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125 और 25 का आधा 12.5 यानी कि 137.5। ठीक है ना, ये 137.5 मेरे भाई कम है। इसका मतलब ये 137.5 जो कम है इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मैनेज करेगी 26वीं और 27वीं संख्या। 26वीं और 27वीं संख्या ये क्या है, कम है। अब देखो अगर हम यहां से देखें तो 50.5 से 56 कितना ज्यादा है, 5.5। यानी कि अगर 5.5 में मेरे भाई 18 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 18 × 5 = 90 और 18 का आधा 99। ये 99 क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है ना, ये 99 ज्यादा है 26वीं और 27वीं संख्या से। और 67 हम देखें तो कितना ज्यादा है जी, 16.5, 16.5 ज्यादा है। जब हम टोटल डेविएशन देखेंगे मेरे भाई तो 99 और 16 कितना होगा, प्लस का 99 और 16 कितना होगा, प्लस का 115.5, 115.5। और इसमें से अगर हम 137.5 हटाएं तो टोटल डेविएशन कितने का होगा, टोटल डेविएशन मेरे भाई माइनस का 22.5 होगा। ठीक है ना, टोटल डेविएशन माइनस का 22 माइनस का सिर्फ हम देखें यहां से तो टोटल डेविएशन -22 का होगा। यानी कि जब हम इसको हटाएंगे 26वीं और 27वीं संख्या को तो वो 22 इनमें से ले करके जाएंगी। ठीक है ना, ये 22 क्या करेंगी, इनमें से ले करके जाएंगी। यानी कि पहले अगर 50.5 एवरेज था, ठीक है, तो जब इनको हटाएंगे तो कितना लेके जाएंगी, 22 लेकर के जाएंगी। तो 22 बटेगा किसमें, 46 में से 2 संख्याएं चली गई तो 44 में बटेगा, यानी कि 22 बटे में 44। तो 50.5 माइनस 22 बटे में 44 1 बटे 2 यानी कि 0.5। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये आंसर कितना आएगा, 50। ऑप्शन सी डेविएशन, यहाँ पे ये क्वेश्चन डेविएशन से ही होता है। होने को तो ऐसे भी हो सकता है बेसिक से। इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, यानी कि इनका औसत पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल है, इसको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप देना हमारे कमेंट बॉक्स में। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तो क्लास नोट्स हम इसी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक का द बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं मेरे से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड को या फिर आपके रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए बिना किसी निगेटिव थॉट के। खुद पे विश्वास रखना है बस। थैंक यू।